नमस्कार। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी हुई एक कहानी, अपराधी। वनस्थली के रंगीन संसार में अरुण किरणों ने इठलाते हुए पदार्पण किया और वे चमक उठी। देखा तो कोमल किल से और कुसुमों की पंखुड़ियां वसंत पवन के पैरों के समान हिल रही थीं। पीले पराग का अंगराग लगने से किरणें पीली पड़ गई थीं। बसंत का प्रभात था। युवती कामिनी मालिन का काम करती थी। उसे और कोई न था। वह इस कुसुम कानन से फूल चुनकर ले जाती और माला बनाकर बेचती। कभी कभी उसे उपवास भी करना पड़ता था, पर वह यह काम न छोड़ती। आज भी वह फूले हुए कचनार के नीचे बैठी हुई अर्धविकसित कामिनी कुसुमों को बिना बेधे हुए फंदे देकर माला बना रही थी। भंवरे आए और गुनगुनाकर चले गए। बसंत के दूतों का संदेश उसने न सुना। मलय पवन अंचल उड़ाकर रूखी लटों को बिखराकर हट गया। मालिन बेसुध थी। वह फंदा बनाती जाती और फूलों को फंसाती जाती थी। द्रुत गति से दौड़ते हुए अश्व के पद शब्द ने उसे त्रस्त कर दिया। वो अपनी फूलों की टोकरी उठाकर भयभीत होकर सिर झुकाए खड़ी हो गई। राजकुमार आज उधर अचानक वायु सेवन के लिए आ गए थे। उन्होंने दूर से ही देखा, समझ गए कि युवती त्रस्त है। बलवान अश्व वहीं रुक गया। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? कुरंगी कुमारी के समान बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसने कहा, मालिन। क्या तुम माला बनाकर बेचती हो? हाँ। यहां का रक्षक तुम्हें रोकता नहीं? नहीं, यहां तो कोई रक्षक ही नहीं है। आज तुमने कौन सी माला बनाई है? यही कामिनी की माला बना रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? कामिनी। वाह, अच्छा, तो तुम इस फूलों की माला को पूरी करो, मैं लौटकर उसे ले लूंगा। डरने पर भी मालिन ढीठ थी। उसने कहा, धूप निकल आने पर कामिनी का सौरभ कम हो जाएगा। मैं शीघ्र आऊंगा, कहकर राजकुमार चले गए। मालिन ने माला बना डाली। किरणें प्रतीक्षा में लाल पीली होकर धवल हो चली। राजकुमार लौटकर नहीं आए। तब वो भी उसी ओर चली जिधर राजकुमार गए थे। युवती बहुत दूर न गई होगी कि राजकुमार लौटकर दूसरे मार्ग से उस स्थान पर आए। मालिन को न देखकर पुकारने लगे, मालिन, ओ मालिन। दुरागत कोकिल की पुकार सा वह स्वर उसके कानों में पड़ा। वह लौट कर आई। हाथों में कामिनी की माला लिए वह वन लक्ष्मी के समान लौटी। राजकुमार उसी दिन सौंदर्य को सकुतूहल देख रहे थे। कामिनी ने माला गले में पहना दी। राजकुमार ने अपना कौशेय उष्णीन खोलकर मालिन के ऊपर फेंक दिया और कहा, जाओ, इसे पहन कर आओ। आश्चर्य और भय से लताओं के झुरमुट में जाकर उसने आज्ञानुसार कौशेय वसन पहना। बाहर आई तो उज्जवल किरणें उसके अंग अंग पर हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। राजकुमार मुस्कुराए और कहा, आज से तुम इस कुसुम कानन की वनपालिका हुई, स्मरण रखना। राजकुमार चले गए। मालिन किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर मधुक वृक्ष के नीचे बैठ गई। बसंत बीत गया। गर्मी जलाकर चली गई। कानन में हरियाली फैल रही थी। श्यामल घटाएं आकाश में एक सघन सौंदर्य का सृजन कर रही थीं। वनपालिका के चारों ओर मयूर घेर कर नाचते थे। संध्या में एक सुंदर उत्सव हो रहा था। रजनी आई और वनपालिका के कुटीर को तम ने घेर लिया। मूसलाधार वृष्टि होने लगी। वनपालिका पर्णकुटीर के वातायन से चकित होकर देख रही थी। सहसा बाहर कंपित कंठ से शब्द हुआ, आश्रय चाहिए। वनपालिका ने कहा, तुम कौन हो? एक अपराधी। तब यहां स्थान नहीं है। विचार कर उत्तर दो, कहीं आश्रय न देकर तुम अपराध न कर बैठो। वनपालिका विचार करने लगी। बाहर से फिर सुनाई पड़ा, विलंब होने से प्राणों की आशंका है। वनपालिका निसंकोच उठी और उसने द्वार खोल दिया। आगंतुक ने भीतर प्रवेश किया। वह एक बलिष्ठ युवक था। साहस उसकी मुखाकृति थी। वनपालिका ने पूछा, तुमने कौन सा अपराध किया है? बड़ा भारी अपराध है, प्रभात होने पर सुनाऊंगा। इस रात्रि में केवल आश्रय दे दो।
कहकर आगंतुक अपना आर्द्र वस्त्र निचोड़ने लगा। उसका स्वर विकृत और बदन नीरस था। अंधकार ने उसे और भी अस्पष्ट बना दिया था। युवती वनपालिका व्याकुल होकर प्रभात की प्रतीक्षा करने लगी। सहसा युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह त्रस्त हो गई, बोली, अपराधी, यह क्या? अपराधी हूं सुंदरी। अब की बार उसका स्वर परिवर्तित था। पागल प्रकृति पर्ण कुटीर को घेर कर अपनी हंसी में फूट पड़ती थी। वह कर स्पर्श उन्मादकारी था। कामनी की धमनियों में बाहर के बरसाती नालों के समान रक्त दौड़ रहा था। युवक के स्वर में परिचय था, परंतु युवती की वासना के कौतूहल ने भय का बहाना खोज लिया। बाहर करकापात के साथ बिजली कड़की और वनपालिका ने दूसरा हाथ युवक के कंठ में डाल दिया। अंधकार हंसने लगा। बहुत दिन बीते, कितने ही बरस आए और चले गए। वह कुसुम कानन जिसमें मोर, शुक और पिक फूलों से लदी हुई झाड़ियों में विहार करते थे, अब एक जंगल हो गया था। अब राजकुमार वहां नहीं आते, अब वे स्वयं राजा हैं। सुकुमार पौधे सूख गए। विशालकाय वृक्षों ने उन्हें अपनी शाखाओं में जकड़ लिया। उस गहन वन में एक कोने में पर्णकुटी थी। उसमें एक स्त्री और उसका पुत्र दोनों रहते थे। दोनों बहेलियों का व्यवसाय करते थे। उसी से उनका जीवन निर्वाह होता था। पक्षियों को फंसाकर नागरिकों के हाथ वह बालक बेचा करता, कभी कभी मृग शावक भी पकड़ ले आता था। एक दिन वनपालिका का पुत्र एक सुंदर कुरंग पकड़कर नगर की ओर बेचने के लिए गया। उसकी पीठ पर बड़ी अच्छी बूटियां थीं। वह दर्शनीय था। राजा का पुत्र अपने टट्टू पर चढ़कर घूमने निकला था। उसके रक्षक भी साथ थे। राजपुत्र मचल गया। किशोर मूल्य मांगने लगा। रक्षकों ने कुछ देकर उससे छीन लेना चाहा। किशोर ने कुरंग का फंदा ढीला कर दिया। वह छलांग भरता हुआ निकल गया। राजपुत्र अत्यंत हठी था। वह रोने लगा। रक्षकों ने किशोर को पकड़ लिया। वे उसे राजमंदिर की ओर ले चले। वातायन से रानी ने देखा, उसका लाल रोता हुआ लौट रहा है। एक आंधी सी आ गई। रानी ने समाचार सुनकर उस बहेलिये के लड़के को बेतों से पीटे जाने की आज्ञा दे दी। किशोर ने बिना रोए चिल्लाए और आंसू बहाए बेतों की चोटें सही। उसका सारा अंग छत विक्षिप्त हो गया। पीड़ा से चल नहीं सकता था। मृगया से लौटते हुए राजा ने यह देखा तो एक बार तो उन्हें दया आ गई, परंतु इसका कोई उपयोग न हुआ। रानी की आज्ञा थी। वनपालिका ने राजा के निकल जाने पर किशोर को गोद में उठा लिया। अपने आंसुओं से घाव धोती हुई उसने कहा, आह, वे कितने निर्दयी हैं। फिर कई वर्ष बीत गए। नवीन राजपुत्र को मृगया की शिक्षा के लिए लक्ष्य साधने के लिए वही नगरोपकंठ का वन स्थिर हुआ। वहां राजपुत्र हिरणों पर, पक्षियों पर तीर चलाता। वनपालिका को अब फिर से कुछ लाभ होने लगा। हिरणों को हाँकने से, पक्षियों का पता बताने से कुछ मिल जाता, परंतु उसका पुत्र किशोर राजकुमार की मृगया में भाग न लेता। एक दिन बसंत की उजली धूप में राजा ने अपने राजपुत्र की मृगया परीक्षा लेने के लिए 16 बरस के बाद उस जंगल में आए। राजा का मुंह एक बार विवर्ण हो गया। उस कुसुम कानन के सभी सुकुमार पौधे सूख कर लोप हो गए हैं। उनकी पेड़ियों में कहीं कहीं एक दो अंकुर निकलकर अपने प्राचीन बीज का निर्देश करते थे। राजा स्वप्न के समान उस अतीत की कल्पना कर रहे थे। अहेरियों के वेश में राजपुत्र और उसके समवयस्क जंगल में आए। किशोर भी अपना धनुष लिए एक ओर खड़ा था। कुरंग पर तीर छूटे। किशोर का तीर कुरंग के कंठ को भेद कर राजपुत्र की छाती में घुस गया। राजपुत्र अचेत होकर गिर पड़ा। किशोर पकड़ लिया गया। इधर वनपालिका राजा के आने की समाचार सुनकर फूल खोजने लगी थी। उस जंगल में अब कामिनी कुसुम नहीं थे। उसने मधुक और दूर्वा की सुंदर माला बनाई, यही उसे मिले थे। राजा क्रोध में उन्मत्त थे। प्रतिहिंसा से कड़क कर बोले, मारो, बधिकों के तीर छूटे। वह कमनीय कलेवर किशोर पृथ्वी पर लौटने लगा। ठीक उसी समय मधुक माला लिए वनपालिका राजा के सामने पहुंची। कठोर नियति जब अपना विधान पूर्ण कर चुकी, तब कामिनी किशोर के शव के पास पहुंची। पागल से उसने माला राजा के ऊपर फेंकी और किशोर को गोद में बैठा लिया। उसकी निश्चेष्ट आंखें
मौन भाषा में जैसे माँ माँ कह रही थी। उसने हृदय में घुस जाने वाली आंखों से एक बार राजा को देखा और भी देखा राजपुत्र का शव। राजा एक बार आकाश और पृथ्वी के बीच में हो गए, जैसे वे कहाँ से कहाँ चले आए। राजपुत्र का शोक और क्रोध वेग से बहती हुई बरसाती नदी की धारा में बुल्ले के समान बह गया। उनका हृदय विषय शून्य हो गया। एक बार सचेत होकर उन्होंने देखा और पहचाना अपना वही जीर्ण कौशेय उष्णीन। वनपालिका। कामिनी की आंखों में आंसू नहीं थे। वो कौन था? गंभीर स्वर में सिर नीचा किए हुए वनपालिका ने कहा, अपराधी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।